के लिए चुप रही, स्थिर खड़ी रही। उसने आर्यन को देखा, जिसने बिना उसके विचार जाने एक तरफा अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अंत में उसने खारिज करते हुए कहा, तुम पागल हो। अपनी बात कहने के बाद अन्ना बिना पीछे देखे मैंसन की ओर बढ़ गई। उसके शब्दों ने आर्यन के चेहरे की गहरी मुस्कान को एक पल में मिटा दिया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी झलकी। ये लड़की इतनी अकड़ कहाँ से लाती है, उसने खुद से कहा। गाड़ी में बैठने के बाद आर्यन का मूड साफ तौर पर ठीक नहीं था। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा तैर रहा था। घर चलो, उसने ठंडे स्वर में कहा। करण ने उसकी झुंझलाहट भांपते हुए धीमी आवाज में पूछा, सर क्या आप चाहे तो मैनेजर नकुल से सलाह ले सकते हैं। मेरा मतलब है वो आमतौर पर लड़कियों से बातें करने में माहिर है। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। क्या तुम कहने चाहते हो कि मुझे किसी से सीखना चाहिए? करण ने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं सर, मेरा मतलब था बस मैं चुप रहता हूँ। लेकिन आर्यन अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। नकुल। अरे आर्यन, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? तूने खुद कॉल किया। कल सुबह मेरे मेंशन आना जरूरी काम है। ऐसा क्या हो गया? मत पूछ, बस आ जा। तो क्या मुझे कल आना चाहिए या तुरंत या अभी? अरे फोन मत कट। आर्यन ने कॉल काट दी। असिस्टेंट करण ने अपनी हंसी रोकते हुए होठ बीच लिए। मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी होगी। यार्डली मैंसन में जब घर अन्ना पहुंची तो देखा वसुंधरा आराम से सोफे पर बैठे किसी ड्रामे में मगन थी। उसे नजरअंदाज करते हुए अन्ना सीधे ऊपर जाने लगी। वसुंधरा ने मुंह बिचकाया। कोई तमीज नहीं है, बड़े बैठे हैं। अन्ना की सीढ़ियों चढ़ते देख वसुंधरा ने जल्दी से अपने फोन पर वीडियो कॉल चालू किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर एक आदमी की आवाज आई, बेब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बोरिंग इंसान दिख गया था, वसुंधरा ने लाड से कहा। उसने शीशे में अपना चेहरा निहारा और होठों पर हल्की मुस्कान आई। डार्लिंग क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल, इस बार तुम तैयार रहना। अन्ना के कमरे में अन्ना ने अपना बैग एक तरफ फेंका और कंप्यूटर चालू कर दिया। उसने ऑनलाइन आर्यन सिंह की जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। जल्द ही स्क्रीन पर कई रिजल्ट आ गए, लेकिन सभी खबरों में एक ही बात दोहरा रही थी। आर्यन सिंह 25 साल का कौशल ग्रुप का सीईओ है। बस इतनी ही जानकारी। अन्ना की भौहें सिकुड़ गई। ये कैसा इंसान है जिसके बारे में कुछ नहीं मिलता? उसका मन बेचैन होने लगा। कोई आम आदमी ऐसी सीक्रेट लाइफ नहीं जी सकता जब तक कि उसकी पृष्ठभूमि जनता से छिपाई न जा रही हो। अन्ना ने धीरे से उंगलियां टेबल पर थपथपाई। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। फिर अचानक उसे याद आया उस दिन जब लुकास ने उसकी गलतियां गिनाई थी। उसने जिस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया था वो वही थी जो अन्ना ने अपनी पिछली जिंदगी में देखी थी। मतलब यह दुनिया भी वैसी ही है, बस थोड़ी सी अलग। उसने तेजी से कंप्यूटर की कोडिंग शुरू की। जैसे ही उसने एंटर बटन दबाया, स्क्रीन पर एक ब्लैक इंटरफेस खुल गया। उसमें कई तेज गति से बदलते हुए अक्षर चमकने लगे। कुछ ही सेकंड में पासवर्ड प्रॉपर स्क्रीन पर उभर आया। शिट, अन्ना का मन घबराया। अगर उसने एक बार भी गलत पासवर्ड डाल दिया तो सिस्टम अलार्म बजा देगा और सरकारी एजेंसियां उसे ट्रेस कर लेंगी। मुझे सीधा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने झटपट लुकास को कॉल लगाया। हेलो लुकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर से लुकास की आश्चर्य से बोला, अन्ना क्या हुआ? किसी की सीक्रेट जानकारी निकालनी है। तुम अपनी कीमत बता सकते हो। फोन से के दूसरी ओर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर लुकास की गंभीर आवाज आई, तुम कौन सी फाइल चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से। अब की बार लंबी चुप्पी छा गई। तुम्हें पता है कि ये गैर कानूनी है। अन्ना की ने नजरें घुमाई और टेबल पर पैर टकराने लगी। लुकास, तुमने पहले भी कई गलतियां की हैं। एक और जुर्म जोड़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा? दूसरी ओर लुकास की आंखें संकरी हो गई। काफी देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 1 करोड़ रुपए, कोई मोल भाव नहीं। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। डन। अगले दिन सिंह मैंसन के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। आर्यन जो अंदर अपने गार्ड्स को निर्देश दे रहा था, जैसे ही बाहर आया इंसान को देखा उसका मूड तुरंत ही बदल गया। कार से एक लंबा और रोगदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उतरा।
नकुल राठौर राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला नकुल आर्यन का खास दोस्त है। तो बताओ भाई, किसकी सामत आई है? नकुल ने हंसते हुए पूछा। आर्यन ने बिना भाव के कहा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। नकुल ने हल्की मुस्कान दी, फिर तो किसी की सामत तय है। अन्ना के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं थी। बचपन से ही उसके दादा हर महीने उसके नाम पर कुछ पैसे जमा कर रहे थे और यार्डली परिवार को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। फोन रखने के बाद अन्ना अपने फोन से खेलती रही। लुकास इस शरीर के पिछले मालिक का डेस्कमेट था, इसलिए उसकी सारी जानकारी यादों से हासिल की जा सकती थी। अन्ना की यादों में लुकास कभी भी कक्षाओं में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी दुनिया सिर्फ उसके कंप्यूटर तक सीमित थी। कुछ समय पहले अन्ना ने लुकास के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फंड ट्रांसफर नोटिफिकेशन देखा था। हालांकि शरीर के पिछले मालिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब अन्ना ने इस पर ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि लुकास गुप्त रूप से हैकिंग डील्स में शामिल होता है। वास्तव में यह लड़का एक जीनियस है। अन्ना ने सोचा, अगर मैं इसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करूं तो यह मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। अन्ना ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। इसी बीच राघव काफी देर से रेस्टोरेंट में बैठा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी दरवाजे से एक लड़की आई। राघव, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। राघव के चेहरे पर चमक आ गई। वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सज्जनता से उसके लिए कुर्सी खींची। रोहिणी, तुम आ गई। रोहिणी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी का एक हाथ टिका लिया। बिल्कुल, तुम्हारे बुलाने पर तो आना बनता ही था राघव। राघव की आंखों में खुशी झलक रही थी। यही तो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मासूम यट असाधारण। लेकिन पता नहीं क्यों दादा ने मेरी बचपन में सगाई उस बेकार लड़की से करवा दी। क्या तुमने मुझे सिर्फ खाने के लिए बुलाया था? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, राघव ने जवाब दिया। रोहिणी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने फैसला लिया है। कौन सा फैसला? मैंने घर जाकर अपने परिवार से कहने का फैसला लिया है कि मैं अन्ना से सगाई तोड़ना चाहता हूँ, राघव ने गंभीरता से कहा। रोहिणी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगर तुम्हें अन्ना पसंद नहीं है तो सगाई तोड़ना ही सबसे अच्छा फैसला। इस तरह मैं अन्ना को अपमानित होते हुए नहीं देख सकूंगी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, लेकिन राघव, भले ही तुम्हारा परिवार इस रिश्ते को तोड़ने के लिए राजी हो जाए, लेकिन शायद अन्ना न माने। दादाजी उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने तो यार्डली परिवार की संपत्ति में भी उसे अधिकार दिया है। राघव ने सिर हिलाया। तो मुझे कुछ करना चाहिए। रोहिणी ने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही योजना चल रही थी। कुछ दिन के बाद रायगढ़ के सभी बिजनेस टाइकून और बड़े नेता एक भोज में शिरकत करेंगे। वहाँ तुम्हारे और मेरे परिवार के भी लोग शामिल होने की संभावना है। अगर तुम उस भोज में अपनी सगाई तोड़ने की घोषणा कर दो तो अन्ना के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। राघव ने थोड़ा सोचकर कहा, यह आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल, इतने लोगों के सामने वह मना नहीं कर पाएगी। राघव को यह विचार पसंद आया। ठीक है, मैं पार्टी में यह घोषणा कर दूंगा। आखिरकार सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, रोहिणी। रोहिणी की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। क्या हुआ? राघव ने पूछा। क्या तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहती? रोहिणी ने हल्की बेचैनी दिखाते हुए कहा। राघव, अभी हमें यह सीक्रेट रखना चाहिए। अगर यह बात बाहर आई तो लोग मान लेंगे गलती तुम्हारी है। जब सही समय आएगा तब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें सही समय पर सगाई तोड़नी है। राघव को रोहिणी की बातें समझ आ गई। तुम हमेशा मेरे लिए सोचती हो, रोहिणी। उसने प्यार से हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोहिणी के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में किसी और की छवि घूम रही थी। वैसे राघव, उसने अचानक कहा, आज स्कूल में एक आदमी आया था जिसे सब मिस्टर सिंह कह रहे थे। वह कौन था? राघव थोड़े असहज हो गए, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया। क्या तुमने स्काई ग्रुप का सीईओ का नाम सुना? हाँ, सुना है। सिर्फ सुना ही नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। रोहिणी के दिल में हलचल मच गई। स्काई बाउंड ग्रुप, जो रायगढ़ का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप था, इसका हर बिजनेस किसी न किसी तरह लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यह परिवार बेहद अमीर है।
आर्यन सिंह स्काई ग्रुप के वर्तमान सीईओ है। राघव ने धीमी और सोची सब्जी आवाज में कहा। उसने 20 साल की उम्र में पहले ही पूरे कॉरपोरेशन पर कंट्रोल कर लिया है। रायगढ़ के कुलीन वर्ग में कोई भी व्यक्ति जानता है कि आर्यन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे दुश्मनी ली जाए। उसकी पहचान सिर्फ स्काई ग्रुप के अधिकारी तक सीमित नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहिणी ने पूछा। उसकी जिज्ञासा राघव के लहजे से और बढ़ गई। राघव ने हल्का सा सिर झुकाया। वो पावर के शिखर पर बैठा इंसान है। केवल वही लोग उसके बराबर खड़े हो सकते हैं जो टॉप पर हैं। कुलीन वर्ग में उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। जब मैंने पहली बार आर्यन के बारे में सुना तो मेरे दादाजी ने कहा था कि वे सिर्फ रायगढ़ का राजकुमार नहीं बल्कि पूरे देश का राजकुमार है। वो ऐसा इंसान है जिससे दुश्मनी लेना मतलब खुद को विनाश बुलाना है। रायगढ़ का सामाजिक ढांचा एक पिरामिड की तरह है। दूसरे और तीसरे स्तर पर कई प्रतिष्ठित परिवार थे, लेकिन टॉप केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए रिजर्व था और उसके शिखर पर कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह था। इस लेवल के हर व्यक्ति के पास असाधारण प्रभाव और शक्ति थी। उदाहरण के लिए कबीर मेहता और नकुल राठौड़। राघव ने रोहिणी को गहरे विचारों में डूबा देखा और हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो, अगर तुम्हें इस चीजों की आदत नहीं है तो तुम एक लड़की हो। ऐसे मामले में ज्यादा इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। रोहिणी ने हल्की मुस्कान लौटाई, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। क्राउन प्रिंस मतलब कि आर्यन की पोजीशन राघव से भी ऊंची है, लेकिन अगर ऐसा है तो अन्ना ने उसका ध्यान कैसे खींचा। लानत है अन्ना, तुम हमेशा ताकतवर पुरुषों को निशाना बनाने में ही माहिर रही हो। इसी बीच करण आर्यन के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी। सर, हमने दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। आर्यन, जो कुर्सी पर एक रॉयल अंदाज में बैठा था, धीरे धीरे कुर्सी घुमाने लगा। उसकी लंबी टांगें बेपरवाही से एक दूसरे पर चढ़ी थी, मानो वह इस कमरे के हिसाब से बहुत बड़ा हो। उसकी निगाहें हल्की उठी और आवाज में एक ठंडक थी। कहाँ है वो? बिना कुछ कहे करण ने अपनी स्मार्ट वॉच पर टाइप किया और तुरंत 3D होलोग्राम हवा में अक्षर उभर आया। दृश्य में 2 गुंडे मध्य रोशनी वाले कमरे में फंसे हुए दिखाई दिए। उनकी मुठ्ठियां दीवारों पर बेतहाशा वार कर रही थी। तुम कौन हो? हमें क्यों कैद कर रखा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम पर केस कर दूंगा? उनमें से एक चिल्लाया। आवाज में डर और गुस्से का मिश्रण था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अन्ना पर हमला किया और उन्हें जंगल में बेजान छोड़ दिया था। चुप रहो, आर्यन ने वॉइस कोड़ी। आवाज में झुंझलाहट थी। करण ने तुरंत एक आदेश दिया और कुछ ही सेकंड में होलोग्राम में एक भारी भरकम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। दृश्य अचानक बंद हो गया, लेकिन धमाकों की आवाजें गूंजती रही। कुछ सेकंड के बाद जब वीडियो फिर से चालू हुआ तो दोनों गुंडे खून से लथपथ जमीन पर गिरे हुए थे। क्या तुमने इनमें से कोई जानकारी निकाली? आर्यन ने पूछा। आवाज अभी भी खतरनाक रूप से शांत थी। हाँ सर, लेकिन उन्होंने माना कि किसी ने उन्हें मिस यार्डली की छवि बर्बाद करने के लिए हायर किया था। हालांकि उनका कहना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। झगड़े के दौरान वो गिर गई और घबराहट में उन्होंने लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक छा गई। कर्ण थोड़ा हिचकिचाया, मानो उसे कुछ और सुनने की उम्मीद थी। सर, आप नहीं जानना चाहेंगी कि उसने किसने हायर किया था? आर्यन हल्के से हंसा। यह हंसी इतनी गहरी और ठंडी थी कि कमरे का तापमान गिर गया। कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो जानती है तब तक काफी है। मुझे लगता है कि उसे खुद ही सब कुछ संभालने देना ज्यादा दिलचस्प होगा। करण की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई। तो इन गुंडों का क्या करें सर? आर्यन ने फिर से होलोग्राम की तरफ देखा और अपने होठ हल्के से टेढ़े किए। उन्हें छोड़ दो। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन असरदार। लेकिन पहले उसकी उंगलियां और उसके शरीर के निचले हिस्से काट दो और हाँ, इसे धीरे धीरे करो। करण की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। समझ गया सर। दूसरी तरफ अन्ना ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एक नई स्टाइल बनाई थी, इसमें रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट शामिल थी। वह जानती थी कि उसकी अलौकिक शक्तियां का लापरवाही इस्तेमाल उसकी हालत को बिगाड़ सकता है। एक समय था जब उसका शरीर उन शक्तियों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, लेकिन अब वह समय एक धुंधली याद बन चुका था। अपने माथे से पसीना पोंछने के बाद वह एक ताज़ा शावर लेने चली गई। ताज़ी हवा की तलाश में वह बाहर जाने लगी तो उसकी नज़र आरव के कमरे पर पड़ी।
जिसका दरवाज़ा खुला था। अंदर से वीडियो गेम की आवाज़ आ रही थी। आरव अपने मोबाइल की 3D स्क्रीन पर पूरी तरह ध्यान लगाए बैठा हुआ था। वह एक हत्यारे असिस्टेंट की भूमिका निभा रहा था और दुश्मन को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे उसने एक टारगेट को मारा, उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फक! आरव गुस्से से चिल्लाया। टीम के एक मेंबर ने नाराज होकर कहा, आरव, तुम हमारी मेन स्ट्रेंथ हो। अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, तुम हमेशा टीम लीडर बनने की कोशिश करते हो, क्यों ना इस बार सपोर्ट रोल ले लो। तीसरे ने हंसते हुए मजाक किया, अगर फिर से मरे तो हम सब तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे।